Class 8 History, Chapter 6, Part 2. Class 8 History, Chapter 6, Part 2. यहाँ आपको है तो पहले कुछ वर्ड यहाँ पर देख लीजिए। जो वर्ड आपको दिया है औरांग, आपके यहाँ पर देखिए औरांग आपके यहाँ पर है। औरांग ए पर्सन टर्म फॉर ए वेयर हाउस, ए प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, आल्सो रेफर टू वर्कशॉप। देखिए औरांग क्या, औरांग फारसी भाषा में गोदाम, औरांग देखिए फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है औरांग। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या औरांग के बाद यहाँ पर आपको ये है हु वर द वीवर्स की बात आपके यहाँ पर की गई है। हु वर्स द वीवर, देखिए क्या कि वीवर कौन थे, बुनकर कौन थे। इसको यहाँ पर आपको देखिए कि वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज इन वीविंग। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। द तंती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुल्हास और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड Kaikoral and Devangs of South India are some of the communities famous for weaving। देखिए बुनकर आमतौर पर देखिए क्या कि बुनकर आमतौर पर बुनाई काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। बुनकर आमतौर पर देखिए यहाँ पर क्या है कि बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी या इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुल्हा या मोमिन, दक्षिण भारत के साले एवं क्या कोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, ए वर्क डन। देखिए आप ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। द चरखा and the takli were household spinning instrument. The thread was spun on the charkha and rolled on the takli. When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. In most communities, weaving was a task done by men. For a colored textile, the thread was dyed by the dyer, known as rangrej. For printed cloth, the weavers needed the help of specialist block printers known as chippigars. Handloom weaving and the occupation associated with it provided livelihood for millions of Indians। यहाँ देखिए क्या हूँ पर विवर्स के अंतर्गत देखिए क्या कि बुनकर कौन थे। इसमें आपको ये था कि सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे आता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगढ़ देखिए यहाँ पर क्या चिप्पीगढ़ नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। अब आगे हम देखिए एक यहाँ पर आपको इमेज भी आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या एक तंती वीवर ऑफ बंगाल पेंटेड बाय द बेल्जियन पेंटर सोल्वियन इन द 1790 decades। द तंती वीवर हियर इज ए वर्क इन द पीटलूम। डू यू नो व्हाट इज ए पीटलूम इज। देखिए बंगाल एक तांती बुनकर बेल्जियम चित्रकार सोल्विन्स द्वारा बनाया गया चित्र है। 1790 का दशक है। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं गड्ढे वाला करघा क्या होता है? पीठ मतलब गड्ढा। अब देखिए यहाँ पर क्या कि द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की बात करते हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारतीय कपड़े का जो पतन हुआ, भारतीय कपड़े का जो गिरावट हुआ उसको देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ देखिए क्या द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल now had to compete with British textile in the European and American market. Second, exporting
Second, exporting textile to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain. देखिए यहाँ जो कहा गया कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह का असर पड़े। पहला अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा क्या भारत से इंग्लैंड भारत ऐसे देखिए दूसरा भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देखिए बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century इंग्लिश को मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America, and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods, and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote a petition to the government to help them. अब आगे हम देखिए क्या कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकर ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। इसके बाद देखिए क्या कि लेकिन 80 दुर्दिन तो आने ही वाला था। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गया। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत में जितना सूती कपड़ा पहनते थे उससे 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई। अब आगे but worse was still to come. By the 1830 decades, British cotton cloths were flooded Indian market. In fact, by the 1880 decade, 2/3 of all the cotton clothes worn by Indians were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialist weavers but also spinners. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. Handloom weaving did not completely die in India. This was because some type of cloth could not be supplied by machines. How could machine produce sari with intricate borders or cloth with traditional women patterns? These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloth used by the poor people in India. अब यहाँ देखिए क्या कि लेकिन भारत में भारत में आपका हैंडलूम मतलब हथकरघा जैसे लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कपड़ों की कुछ किस्में मशीन पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाले साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग से भी काफ़ी मांग थी और ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। अब आगे यहाँ पे आपको है इसमें देखिए एक्टिविटी में भी आपको कुछ खास आपको दिया गया। देखिए रीड सोर्स 1 and 2 व्हाट्स रीजन डू द पिटिशन राइटर्स गिव फॉर देयर कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। स्रोत 1 और 2 को देखिए अर्जी भेजने वालों ने अपनी भुखमरी के लिए किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए सोर्स 2 आपका इसमें देखिए सोर्स 1 को यहाँ पर देखिए इसमें देखिए वी मस्ट स्टार फॉर फूड। देखिए वी मस्ट स्टार फॉर फूड मतलब ये हुआ कि कृपया यहाँ पर देखिए क्या कि हम भूखे मर जाएंगे। सोर्स 1 के यहाँ पर देखिए वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड मतलब क्या हम भूखों मर जाएंगे। हम निश्चित ही हम अवश्य ही भूखे मर जाएंगे।
यहाँ आपको देखिए क्या इन देखिए यहाँ पर क्या इन 1823 द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव ए पेटिशन फॉर 12,000 व्यूवर्स स्टेटिंग आवर देखिए आप आवर एंसेस्टर्स एंड वी यूज टू रिसीव एडवांस फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन आवर सेल्फ एंड आवर रिस्पेक्टिव फैमिलीज बाय वीविंग कंपनी सुपीरियर assortment owing to our misfortune the orangs have been abolished ever since because of which we and our families are distressed for want of the means of livelihood. We are weavers and don't know any other business. We must starve for food if the board of trade and don't cast a look of kindness towards us and give order for clothes. अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें कहा गया कि 1827 में भारतीय कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला। 1827 में भारतीय कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी जिससे हम कंपनी के बढ़िया कपड़ा बुनकर अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखों मर जाएंगे। ये सोर्स टू अब यहाँ देखिए सोर्स टू में कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। देखिए प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर। अब यहाँ देखिए वन widowed spinner wrote in 1828 to a Bengali newspaper समाचार दर्पण detailing her plight। देखिए to the editor समाचार I am a spinner after having suffered a great deal. I am writing this letter. Please publish this in your paper. When my age was 22 I became a widow with 3 daughters. My husband left nothing at the time of his death. I sold my jewelry for his Shraddha ceremony. When we were on the verge of starvation, God showed me a way by which we could save ourselves. I began to spin on takli and charkha. अब यहाँ देखिए क्या है कि 1828 एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियाँ थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने के हाथ में पहुँच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकरी और चरखे व सूत काटने लगे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि इसमें देखिए द वीवर्स यूज टू देखिए द वीवर्स यूज टू इसमें जो आपको कहा गया देखिए द वीवर्स यूज टू विजिट आवर हाउसेज एंड बाय द चरखा यार्न एट 3 dollars per rupee. Whatever amount I wanted as advance from the weavers I could get for asking. This saved us from cares about food and clothes. In a few years time I got together to 28 rupees. With this I married one daughter and in the same way all 3 daughters. Now for 3 years we 2 women, mother-in-law and me, are in want of food. The weavers don't call at the house for buying yarn. Not only this, if the yarn is sent to market, it is still not sold even at one-fourth the old prices. I don't know how it happened. I asked many about it. They say that Bilati two yarn is being imported on a larger scale. The weavers buy that yarn and weave. People cannot use the cloth out of this yarn even for 2 months. It rots away. अब यहाँ देखिए कि कहा क्या बुनकर हमारे घर आते देखिए बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें मेरी सास और मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले का 1/4 दाम भी नहीं मिलते हैं।
समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा, लोग कहते हैं बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है, बुनकर वहीं सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीनों में भी नहीं पहन पाते। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तार हो जाता है। कस्टम फंसी एक कताई कामगार की आवृत्ति थी। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए रिप्रेजेंटेशन, देखिए ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ए सफरिंग स्पिनर, ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ए सफरिंग स्पिनर के यहाँ पर था। इसके बाद देखिए यहाँ आपको है क्या कि यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरे। देखिए मदुरा यहाँ पर क्या कि मदुरा इन साउथ इंडिया। दीज टाउन्स एमर्ज हैज इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th century. Later during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand spun and used hand spun and hand used। देखिए अब आपको है क्या, these towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. Later during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand spun and hand woven cloth. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India, and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931. देखिए what happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers became agricultural laborers. Some migrated to cities in search of work, and yet others went out of the country to work in plantation in Africa and South America. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, Mumbai, Ahmedabad, Solapur, नागपुर एंड कानपुर। अब यहाँ पर आप ये देखिए क्या कि आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर, दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र सुना होगा। ये सब 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से देखिए यहाँ पर क्या है कि और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस बार की इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनते चले गए। चरखा भात की देखिए यहाँ आपको इसमें जो कहा गया कि इस तरह खादी राष्ट्रवाद के प्रतीक बनती चली गई। चरखा भात की पहचान बन गया और 1931 उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers became agricultural laborers. Some migrated to the cities in search of work, and yet others went out the country to work in plantations in Africa and South America. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, Mumbai, Ahmedabad, Solapur, Nagpur and Kanpur। देखिए यहाँ पर आइए देखिए आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकर और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेती और मजदूर बन गए। कुछ काम के तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकर मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। आगे आप देखिए कहा कॉटन मिल। देखिए कॉटन मिल कम्स अब देखिए कॉटन मिल कम अप्स में यहाँ पे आपको देखिए द फर्स्ट cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for export of raw cotton from India to England and China. It was close to the eastward. It was close to the vast black soil tract of western India where cotton was grown. When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material विथ ईजी। अब देखिए क्या इसमें जो आपको यहाँ पर कहा गया
देखिए सूती कपड़ा मिलों का उदय, देखिए भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ। यह कताई मिल थी 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जहाँ देखिए जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। ये एक इमेज भी आपको शो किया गया है। इसमें देखिए क्या कि फिगर 10 वर्कर्स, यहाँ देखिए क्या कि यहाँ पर जो आपको देखिए वर्कर्स इन कॉटन फैक्ट्री सिरका, देखिए यहाँ पर सिरका 1900 फोटोग्राफी बाय राजा दीनदयाल। मोस्ट वर्कर्स इन द स्पिनिंग डिपार्टमेंट वर वुमेन वाइल वर्कर्स इन द वीविंग डिपार्टमेंट वर मोस्टली मैन। अब यहाँ देखिए क्या कि एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिला सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र है। कताई देखिए यहाँ पर क्या, कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। अब आगे हम देखिए इसमें आपको है, उसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको दिया गया है कि आगे देखिए स्मेल्टिंग की बात यहाँ पर आपको की गई है। स्मेल्टिंग मतलब प्रगरण की बात यहाँ पर की। प्रगरण क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम रॉक और सॉइल बाय हीटिंग इट टू ए वेरी हाई टेम्परेचर और ऑफ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम मेटल इन ऑर्डर टू यूज द मेटल टू मेक समथिंग न्यू। देखिए प्रगरण क्या था, चट्टान या मिट्टी के बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, उसी को प्रगरण कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे एक स्वॉर्ड का इमेज आपको दिया गया। आप यहाँ देखिए क्या कि फिगर देखिए टीपूज स्वॉर्ड मेड इन द लेट 18th century, देखिए रिटेन विथ गोल्ड ऑन द स्टील हैंडल ऑफ टीपूज स्वॉर्ड ऑफ टीपूज, देखिए ऑफ टीपूज स्वॉर्ड वर कोटेशन फ्रॉम द कोरियन विथ मैसेज अबाउट विक्टोरी इन वार, नोटिस द टाइगर हेड टुवार्ड द बॉटम ऑफ द हैंडल। यहाँ देखिए कि 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार, देखिए टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई है जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि सिर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। अब आपको देखिए इसके बाद आपके यहाँ पर है बाय, देखिए बाय 1900, देखिए बाय 1900 ओवर 84 मिल स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। 84 यहाँ देखिए 84 मिल्स, यहाँ पे क्या 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. Mills, देखिए mills came up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. A year later a mill was established in Kanpur in the United Province. Growth of cotton mills led to यहाँ पर क्या led to a demand for labor. Thousands of poor peasants, artisans, and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. In the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. It found it difficult to compete with other cheap textile imported from Britain. In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industry. The colonial government India usually refused such protection to local industries. The first major spurt in the development of cotton factory production in India therefore was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. अब यहाँ देखिए क्या कि सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिल चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी फारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूर की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत भारी समस्या जूझना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकार आयातित वस्तु पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत औद्योगिक सूती वस्तु उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी।
अब यहाँ देखिए क्या कि द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड उटज स्टील, देखिए टीपू सुल्तान की तलवार और उटज स्टील यहाँ पर देखिए उटज स्टील आपके यहाँ पर, उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपको है, वी बिगेन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेट्रोलॉजी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर till 1799, देखिए fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. Tipu's legendary swords are now part of valuable collection in museum in England. But do you know why the sword was so special? The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. This quality of the sword came from a special type of high carbon steel called utaj, which was produced all over South India. Utaj steel when made into swords produce a very sharp edge with a flowing water pattern. This pattern came from a very small carbon crystal embedded in the iron. देखिए यहाँ पर क्या भारतीय इस्पात, और देखिए भारतीय इस्पात और लो धातु कला कहानी हम टीपू सुल्तान एक मशहूर किस्से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर प्रशासन के और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन अधिक मात्रा वाली उटज नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस उटज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। अब आगे हम देखिए क्या कि इसमें फ्रांसिस बुकानन who toiled through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which utaj steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside a small clay pots. Through an intricate contour of temperature, the smelter produced steel ingots that were used for sword making, not just in India but in West and Central Asia too. Utaj देखिए आप utaj in an anglicized utaj is an anglicized version of Kannada work ukku. देखिए आप work ukku, Telugu hukku and Tamil and Malayalam urakku, meaning steel. देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया, इसमें देखिए क्या कि टीपू सुल्तान, देखिए यहाँ पर क्या कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगण भट्टियों में उटज स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी के छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगारक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने का इस्तेमाल किया जाता था। उटज, अब यहाँ देखिए उटज जो आपके यहाँ पर कहा गया, उटज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल एवं मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। अब देखिए आप क्या कि भारतीय उटज स्टील, देखिए भारतीय उटज स्टील यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली एवं विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय उटज स्टील की विशेषताओं का 4 साल 18 से 22 तक उसका जीवन काल रहा। मतलब 4 से 18 से 22 तक अध्ययन किया था, 4 साल उसने अध्ययन किया था 18 से 22 तक। परंतु दक्षिण भारत इतनी परिचित उटज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। देखिए क्या आप बता सकते ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ तलवार का और हथियार उद्योग समाप्त हो गया था और भारतीय कारीगर द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। अब देखिए इंडियन उटज, यहाँ क्या इंडियन उटज स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फैराडे द legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism spent 4 years studying the properties of Indian utaj 1818 to 1822. However, the utaj steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century. Can you guess why this was so? The swords and armor making industry died with the conquest of India by the British and imports of iron and steel
from England displayed the iron and steel produced by craftspeople in India. आगे यहाँ पर कहा गया देखिए क्या कि इसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी जो आपको यहाँ पर देखिए कहा गया एक्टिविटी आपको यहाँ पर है क्या देखिए वाई वुड द आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री बी अफेक्टेड बाय द डिफीट ऑफ द नवाब्स एंड राजास। नवाबों और राजाओं के हाथ से लोहे एवं इस्पात उद्योग कैसे प्रभावित हुआ। अब हम एक खास वर्ड आपको दिया गया बेलोज, जिसको धोकनी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बेलोज या धोकनी हिंदी में जिसको बोलते हैं। देखिए इट डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर। देखिए यहाँ पर हवा फेंकने का यंत्र को हम धोकनी बोलते हैं, अंग्रेजी में बेलोज बोलते हैं। इसके आगे फिगर आपको यहाँ पर दिया गया, फिगर आपको यहाँ पर क्या है, आयरन स्मेल्टर ऑफ पलामू आयरन स्मेल्टर ऑफ पलामू बिहार। यहाँ देखिए क्या इसमें जो इमेज आपको शो किया गया, आपको पालामाऊ बिहार के लोहा कारीगर की इमेज यहाँ पर शो है। फिर आपको एडवांस देखिए फर्नेसेज इन विलेज, एडवांस फर्नेसेज इन विलेज, गाँव की उजली भट्टी यहाँ पर दिखाए गए, गाँव की एडवांस देखिए सॉरी एबनडोनेड आपको यहाँ पर एबनडोनेड फर्नेसेज इन विलेज मतलब क्या कि प्रतिबंधित गांव की उजली भट्टियाँ, प्रतिबंधित गांव की भट्टियाँ बोल सकते हैं या गांव की उजली हुई भट्टियाँ यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इंडिया was extremely common till the end of 19th century. In Bihar and Central India in particular every district had a smelter that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. The furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. The smelting was done by men, while women worked the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. अब आगे यहाँ पे जो आपको चीज़ें कही गई है उसको यहाँ पर देखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर है क्या कि उटज स्टील, यहाँ पे क्या उटज स्टील देखिए यहाँ पर उटज स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रकरण एक समान गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगलक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लोहा अयस्क का स्थानीय भंडार का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रकरण का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोखे चलाती थी। वे कोयलों को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया, उसको यहाँ पर देखिए का इमेज आपको दिया गया। देखिए यहाँ पे ए विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर द एगेरियाज ए कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर लिव्ड। यहाँ देखिए क्या कि मध्य भारत के एक गाँव जहाँ लो प्रगालकों का अगरिया समुदाय रहता था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है देखिए सम कम्युनिटीज लाइक द अगेरियाज स्पेशलाइज इन द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग इन द लेट 19th century। ए सीरीज ऑफ यहाँ देखिए क्या कि ए सीरीज ऑफ फाइनेंस यहाँ पर जो आपको कहा गया इसमें क्या देखिए अगलिया ऐसे कई समुदाय लोहा बनाने माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार प्रकार की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद किया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाके में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियाँ नहीं चलाई। अब देखिए सम कम्युनिटीज लाइक द अगरियाज स्पेशलाइज इन क्राफ्ट ऑफ द आयरन स्मेल्टिंग इन द लेट 19th century। ए सीरीज ऑफ famines devastated the dry tract of India। In Central India many of iron smelter stopped work and deserted their village and migrated looking for some other work to survive the hard times। A large number of them never worked their furnaces again। अब देखिए यहाँ पर क्या ये वाइड स्पीड इंडस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे आप यहाँ देखिए क्या कि ये वाइड स्पीड इंडस्ट्री आपके यहाँ पर है, एक व्यापक उद्योग के रूप में यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कहा गया देखिए अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आयरन स्मेल्टिंग वाज एट वन टाइम ए वाइड स्पीड इंडस्ट्री इन इंडिया एंड देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट अवे फ्रॉम द ग्रेट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द इंडस गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र इन विच slag heaps are not found। for the primitive iron smelter finds no difficulty in obtaining
obtaining sufficient supplies of ore from deposits that no European iron master would regard as worth his serious consideration। देखिए पानी विज्ञान संरक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ज़माने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के विशाल बड़वा मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मलना दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लोह प्रगारकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी जिन पर कोई यूरोपीय लोह विशेषज्ञ एक पर विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। अब आगे यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे कहा गया आगे यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि बाय द लेट 19th century, however, the crafts of iron smelting was in decline. In most village, furnace fell into disuse and the amount of iron produced came down. Why was this so? देखिए one reason was the new forest laws that you have read about chapter 4. When the colonial government prevented people from entering the reserve forest, how could the iron smelter find wood for charcoal? Where could they get iron ore? Defying forest laws. They often entered the forest secretary and collected wood, but they could not sustain their occupation on the basis of for long. Many give up their crafts and looked for other means of livelihood. In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelter had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. This reduced their income. Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain. Iron smith in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This inevitably lowered the demand for iron produced by local smelters. By the early 20th century, the artisans produced iron and steel faced a new competition. अब आगे देखिए क्या है कि 19वीं सदी के अंत तक देखिए 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रकरण का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके थे। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भरा लकड़ी कहाँ से मिलती और लो एक्स भी वे कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगारकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारत लोहार भी घरेलू बर्तन औजार आदि बनाने का आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगारकों द्वारा बनाया जहाँ लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत यहाँ पर क्या 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई। देखिए यहाँ भी आपको कहा गया कि मोर ओवर बाय द लेट 19th century आयरन एंड स्टील यहाँ देखिए कि आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This inevitably lowered the demand for iron produced by local smelters. देखिए by the early 20th century the artisan produced iron and steel faced a new competition. फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया आयरन एंड यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहा गया भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय। यहाँ पे देखिए आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। देखिए द ईयर वाज 1904 इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल। चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दोराबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन एंड देखिए आपको क्या है कि स्लैग हिप्स है। देखिए द वेस्ट लेफ्ट स्लैग हिप्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर स्लैग हिप्स क्या होता है। स्लैग हिप्स को हम हिंदी में धातुमल बोलते हैं। धातुमल क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि द वेस्ट लेफ्ट वैन स्मेल्टिंग मैटर धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा को धातुमल कहते हैं हिंदी में। अब आगे यहाँ पर देखिए जो एक फिगर भी आपके यहाँ पर शो किया है उस फिगर को यहाँ पर देखिए क्या
The Tata Iron and Steel Factory on the banks of कौन सा रिवर आपको है सुवर्ण रेखा 1940 सुवर्ण रेखा नदी के किनारे वहीं टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री का 19 में फिगर आपको दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखें क्या कि इसमें आपको देखिए आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम अप इन इंडिया। इसमें जो आपको कहा है उसको यहाँ पर देखिए भारत में लोहा एवं इस्पात कारखानों का उदय यहाँ पर देखिए द ईयर देखिए आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। लोहा भारत में लोहा एवं इस्पात कारखानों का उदय यहाँ पर देखिए द ईयर वाज 1904 इन द हॉट मंथ्स ऑफ अप्रैल चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एंड दोराबजी देखिए यहाँ एंड दोराबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा वर ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट्स दे हैड स्पेंट मैनी मंथ्स ऑन ए costly venture looking for a sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India, but this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लो एक्स भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लो एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लो एक्स भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लो एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लो एक्स भंडारों का पता लगा लिया जाए। देखिए वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट वेल्ड एंड दोराबजी कैम अपॉन ए स्मॉल विलेज एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन और दीज पीपल वर द Agelias when asked where they had found the iron ore, the Agelias pointed to a hill in the distance. When Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through a dense forest, on exploring the hill, the geologists declared that they had at last found what they had been looking for. देखिए राजहर हिल्स had one of the finest ores in the world. एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लो एक्स ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे एक्स कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। देखिए राजहारा, यहाँ पर क्या कि राजहारा, देखिए राजहारा पहाड़ दुनिया के सबसे बेहतरीन लो एक्स भंडारों में से एक थी। अब आगे हम देखिए क्या कि बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, द रीजन वाज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री वाज नॉट टू बी फाउंड नियर बाय। अब यहाँ देखिए द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर ए मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। हाउएवर द अगेरियाज हेल्पेड इन द डिस्कवरी ऑफ ए सोर्स ऑफ आयरन और दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। अब ए फ्यू ईयर्स लेटर ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुवर्णरेखा टू सेट अप द फैक्ट्री and an industrial township Jamshedpur. Here there was water near iron ore deposits. The Tata Iron and Steel Company TISCO that came up began producing steel in 1912. देखिए यहाँ पर जो कहा है उसको था देखें कई घंटे तक जंगल की खाक छान इसके बाद यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक परेशानी ये थी परेशानी थी यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लो एक्स का एक और स्रोत ढूंढने मदद की जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को एक्स की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लो एक्स भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई जिसमें 1912 से स्टील उत्पादन होने लगा। अब आगे देखिए टिस्को वाज सेटअप एट एन अपॉर्चुनिटी टाइम ऑल थ्रू द लेट 19th century इंडिया वाज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया।
Expansion of the railways in India had provided a huge market for rails that Britain produced. For a long while, British experts in the Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. अब यहाँ देखिए टिस्को की स्थापना सही समय पर 19वीं सदी में भारत 19वीं सदी में देखिए 19वीं सदी में आपको भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियाँ की यहाँ भारी मांग थी। यहाँ देखिए काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। अब देखिए यहाँ पर क्या कि बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप द सिचुएशन वाज चेंजिंग इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ war in Europe. So imports of British steel into India declined dramatically, and the Indian Railway turned to Tisco for supply of rails. As the war dragged on for several years, Tisco had to produce sails and carriage wheels for the war. By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. Over time, Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. In the case of iron and steel, as in the case of cotton textile, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian देखिए यहाँ पर एंड मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आफ्टर। देखिए हैज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर, स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू concede many of these demands in the last decades of colonial rule. अब यहाँ देखिए जब तक टिस्को की यहाँ पे क्या कि जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पट्टियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। देखिए जब युद्ध लंबा खींचा गया तो टिस्को के युद्ध के लिए गोले के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे समय बीतता गया टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आया। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता है और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। अब देखिए यहाँ पे एल्सवेयर की बात अनंत की बात की अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल यहाँ पर देखिए क्या है इसमें जो कहा गया था द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान इन द लेट 19th century presents a contrast to that of India. The colonial state India, keen to expand the market for British goods, was unwilling to support Indian industries. In Japan, the state encouraged the growth of industries. देखिए 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योग को खुलकर बढ़ावा दिया। द मीजी यहाँ पर क्या है कि द मेजी regime which assumed power in Japan in 1868 believed that Japan needed to industrialize in order to resist Western domination. So it initiated a series of measures to help industrialization. Posters
services, telegraph, railway, steam powered shipping were developed. The most advanced technology from the West was imported and adapted to the needs of Japan. Foreign experts were brought to the foreign experts were brought to train Japanese professional industries. The industries were provided with generous loans for investment by banks set up the government. Large industries were first started by the government and then sold off at cheap rates to business families. In India, colonial domination created barriers to industrialization. In Japan, the fear of foreign conquest spurred industrialization, but this also meant that the Japanese industrialization development from the beginning was linked to military needs. लेकिन 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तु बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। देखिए अब ये हो चुका है। आगे देखिए 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेंजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम डाक से टेलीग्राफ, रेलवे और वापस सहित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक आयात किया गया और उससे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपति उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने परिविशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों में को बेच दिया। अब के भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में भी बाधाएं पैदा कर दी थी। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी, जबकि जापान विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर लेट्स रिकॉर्ड फिर से याद करें, यहाँ पर आपको कहा गया। उसके बाद देखिए लेट्स डिस्कस और फिर से चर्चा करते हैं। एंड आपको यहाँ पे लेट्स डू आइए करिए। यहाँ पे लेट्स इमेजिन यू आर ए, यहाँ पे इमेजिन करने की चीज़ आपके यहाँ पर लेट्स इमेजिन यू आर ए। देखिए क्या यू आर ए बी इन द लेट देखिए इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडियन फैक्ट्रीज आर फ्लडिंग इन द मार्केट, हाउ वुड यू हैव एडजस्टेड टू द सिचुएशन। कल्पना करें कि आप 19वीं सदी के आखिर के भारतीय बुनकर हैं, भारतीय फैक्ट्रियों में बने कपड़े बाजार में छाए हुए। ऐसी स्थिति में आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएंगे। आगे देखिए यहाँ से चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। आगे देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 पार्ट 1 को देखिए सिविलाइजिंग द नेशन एजुकेटिंग। देखिए सिविलाइजिंग द नेटिव, देखिए सिविलाइजिंग द नेटिव मतलब क्या, देसी जनता को। सिविलाइजिंग द नेटिव मतलब क्या कि देसी जनता को सब बनाना है। सिविलाइजिंग द नेटिव मतलब क्या, देसी जनता को सब बनाना। एजुकेटिंग द नेशन राष्ट्र को शिक्षित करना। अब आगे हम देखिए क्या है, इसमें आपको कहा गया लिंग्विस्ट की बात आपके यहाँ पर। देखिए लिंग्विस्ट आपके यहाँ पर क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मतलब भाषाविद क्या होता है इसको समझिए। लिंग्विस्ट या भाषाविद क्या होता है। देखिए लिंग्विस्ट मीन्स आपको ये हो गया कि लिंग्विस्ट के भाषाविद। देखिए समवन हु नोज एंड स्टडी सेवरल लैंग्वेज, समवन हु नोज एंड स्टडी सेवरल लैंग्वेज। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसी को लिंग्विस्ट या भाषाविद कहते हैं। इन द अर्लियर देखिए यहाँ पर क्या कि इन द अर्लियर चैप्टर, देखिए इन द यहाँ जो आपको कहा गया, देखिए इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजास एंड नवाब्स, peasants and travelers. In this chapter we will try and understand what implication it had for the lives of students. For the British in India wanted not only in territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects? The British could find no simple answer to this question. They continued to be debated for many decades. देखिए पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में आप यह समझने का प्रयास करेंगे इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में क्या अंग्रेज केवल भूषित विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, पर उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सब बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही।
देखिए हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, इसको यहाँ पे देखिए अब अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन मतलब अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। देखिए लेट यहाँ पे क्या देखिए लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, देखिए एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 years। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल आल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड। आइए सबसे इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज दिखाए और सहज समान दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पत्र के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए, किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म मतलब क्या, प्राच्यवाद की परंपरा आपके यहाँ पर है। प्राच्यवाद की जो परंपरा उसको देखिए। इन 1783 द ए पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कोलकाता। ही हैड एन अपॉइंटेड हैज ए जूनियर जज एट ए सुप्रीम कोर्ट दैट कंपनी हैड सेट अप। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज ए लिंग्विस्ट। ही हैड देखिए यहाँ पर क्या है कि ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन ऑफ एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड and had also learned Persian. At Calcutta, he began spending many hours a day with pundits who taught him the subtitles of Sanskrit language, grammar and and poetry. Soon he was studying Indian. Soon he was studying यहाँ पे क्या है कि soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences। देखिए यहाँ पर आपको सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में देखिए यहाँ पर क्या है, कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विद्वानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों को अध्ययन शुरू कर दिया। अब आगे हम देखें क्या कि इसमें जो इमेज यहाँ इमेज आपको विलियम जोन्स लर्निंग पर्सन, यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है। विलियम जोन्स फारसी सीख रहे हैं, यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको है देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे एक इमेज आपको दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। यहाँ पे इमेज आपको देखिए हेनरी थॉमस कोलब्रुक आपको ही वाज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सैक्रेड राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म। हेनरी थॉमस कोलब्रुक वह संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए जोन्स डिस्कवर दैट देखिए यहाँ पे क्या कि जॉन डिस्कवर दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिसर लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथेनियल हॉलथेर वर आल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। देखिए मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज। देखिए जोन्स एंड कोलब्रुक came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures both of India and the West. Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past, but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. For only those texts could reveal the real ideas and laws of Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India.
अब देखिए जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी थॉमस, देखिए हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल देखिए नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत एवं फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था और एशियाटिक इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। हालांकि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का खबरिया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। तो उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना एवं समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार एवं कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। अब आगे हम देखिए क्या कि सो जॉन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग एंड ट्रांसलेटिंग देम एंड मेकिंग देयर finding known to others. This project they believe would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In the process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its master. Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officer also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, देखिए not subjects that were alien to them. देखिए only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. अब यहाँ देखिए क्या कि अब देखिए यहाँ पे जो खास बात आपको कही गई उसको देखिए यहाँ पर कि जॉन्स और कोलब्रुक के आपको अब यहाँ देखिए क्या कि अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया इसमें आपको यह है कि इस तरह देखिए यहाँ पर इस तरह जॉन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के रूप वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय सांस्कृतिक अभिभावक और मायक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत एवं पारसी साहित्य एवं काव्य पढ़ाने के संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू ए मदरसा वाज सेट अप in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. अब यहाँ पर देखिए क्या कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कलकत्ता में एक मदरसा आपको खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कट्टू आलोचक भी थे। अब यहाँ पे समझिए क्या कि आपको देखिए मदरसा आपके यहाँ पर क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर मदरसा आपको यहाँ पर है कि मदरसा क्या होता है। यहाँ पर देखिए मदरसा एन अरेबिक वर्ड फॉर ए प्लेस ऑफ लर्निंग। मदरसा एन अरेबिक वर्ड फॉर ए प्लेस ऑफ लर्निंग एंड एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। देखिए मदरसा क्या, देखिए सीखने का स्थान को अरबी भाषा मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। अब आगे यहाँ देखिए क्या
आगे यहाँ पर आपको क्या कि प्राच्यवादी समझते ओरिएंटेलिस्ट क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? देखिए दोज विद ए स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया इज कॉल्ड प्राच्यवादी। एशिया की भाषा और संस्कृति गहन ज्ञान रखने वाले लोग को प्राच्यवादी बोलते हैं, ओरिएंटेलिस्ट बोलते हैं। मुंशी क्या हो? देखिए मुंशी, देखिए ए पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्सियन, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, इसको मुंशी कहते हैं। वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर क्या होता है? ए टर्म, देखिए वर्नाकुलर ए टर्म यूज फॉर रेफर टू ए लोकल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट हैज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन colonial countries like India. The British use the term to mark the difference between the local language of everyday use and English, the language of the imperial masters. वर्नाकुलर क्या? देखिए यहाँ पर क्या इसमें ये कहा गया, वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और समाजवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए वर्नाकुलर शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और समाजवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब आगे यहाँ देखिए क्या, इसके बाद आपके यहाँ पर एक इमेज आपके यहाँ पर दिया गया, एक इमेज आपके यहाँ पर एक इमेज फिगर आपको 3 देखिए यहाँ पर आपको क्या है, आपको इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया, उसको यहाँ पर देखिए इमेज आपके यहाँ पर है। देखिए इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हो उसको यहाँ पर देखिए। देखिए फिगर 3 देखिए यहाँ पर क्या, मोनूमेंट और टू वारन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड। देखिए मोनूमेंट यहाँ जो कहा गया, देखिए क्या कि मोनूमेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या है, मोनूमेंट टू वारन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 now in Victoria Memorial in Calcutta. This image represent how Orientalists thought of British power in India. You will notice that the majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of the Orientalist, is placed between the stunning figure of a Pandit on one side and a seated Munshi on the other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular language, tell them about local customs and laws, and help them translate and interpret and syntax. Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient custom of the country and Oriental learning out to be the basis of British rule India. देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें ये कहा गया कि वारन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में यहाँ कर इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत ने ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भाई समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तक अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत की में ब्रिटिश शासन का आधार होने चाहिए। उसके बाद देखिए आपको कुछ आपको यहाँ आपको है क्या कि नॉट ऑल द ऑफिसर्स शेयर दिस व्यूज, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ऑरियंटलिस्ट। देखिए यहाँ पर क्या, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादी के कटु आलोचक भी थे। अब देखिए यहाँ पर क्या, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, मतलब पूर्व की जगह। देखिए ग्रेव आपको यहाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपको इंग्लिश आपको है। देखिए आपको क्या है कि ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, यहाँ देखिए क्या कि ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट मतलब क्या कि पूर्व की जघन गलतियाँ आपको देखिए, पूर्व की जघन गलतियाँ आपको हो गया। इसमें देखिए यहाँ क्या, पूर्व की जघन गलतियाँ आप देखिए। फ्रॉम द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिसर बिगैन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट, ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश
is to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature। देखिए यहाँ पे 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य का अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि देखिए जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज। देखिए जेम्स मिल यहाँ पे एक खास बात यहाँ पर कहा गया, यहाँ पे एक खास पद यहाँ पर कहा गया क्या कि जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टच शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन ए प्लेस इन देयर हार्ट। द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल advance that the West had made। देखिए rather than with the poetry and sacred literature of the Orient। यहाँ देखिए क्या कि ये प्राच्यवादी पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देश की जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोग और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान देते। देखिए बहुत अच्छी बात है, उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। अब आगे हम देखें क्या कि इसमें कहा गया by the 1830 decades, the attack on the Orientalists became sharper, one of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay। देखिए he saw India as an uncivilized country that needed to be civilized। No branch of Eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced। who could deny declared Macaulay that a single self of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें क्या है कि 1830 के दशक तक पांचवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुख्य और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि देखिए यहाँ पर मैकाले का कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को पांचवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए with great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced। It would make them aware of the development in Western science and philosophy। Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture। Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced, and the decision was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College। These institutions were seen as temples of darkness that were falling off themselves into decay। English textbooks now began to be produced for schools। देखिए गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस पर उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सब बनाने, उनकी रुचियां, मूल्य और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के विवरण
मैकाले की मिनट्स मतलब विवरण होता है। मैकाले के मिनट्स या विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता, मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी देखिए, अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। आगे यहाँ देखिए कुछ इमेज आपके यहाँ पर शो किया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ क्या है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन हिज स्टडी। देखिए आप स्टडी रूम देखिए थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष यहाँ इमेज आपको शो किया गया है। उसके बाद ज्ञानियों की भाषा, यहाँ की लैंग्वेज ऑफ द वाइज मतलब क्या, ज्ञानियों की भाषा या बुद्धिमान की भाषा। अब हम देखिए क्या कि देखिए यहाँ पर आपको खास बात जो कहा गया, एम्फेसाइजिंग द, यहाँ पर आपको देखिए कहा गया एम्फेसाइजिंग द, आपको क्या कि अंग्रेजी के आपके यहाँ पर है देखिए एम्फेसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश। मैकाले डिक्लेयर्ड देखिए ऑल पार्टीज सीन टू बी एग्रीड ऑन देखिए ऑन वन पॉइंट दैट द डायलेक्ट्स कॉमनली स्पोकन अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया देखिए कंटेन नाइदर लिटरेरी नॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड आर मोर ओवर सो पुअर एंड रूड दैट until they are enriched from some other quarter it will not be easy to translate any valuable work into them। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें एक खाद्य अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते मैकाले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोग द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियाँ होती और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रुखी है कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए एजुकेशन फॉर कॉमर्स, यहाँ पर आपको है देखिए आपको एजुकेशन देखिए फॉर कॉमर्स मतलब व्यवसाय के लिए शिक्षा आपके यहाँ पर देखिए आपको है कि इसमें क्या देखिए यहाँ पर इन 1854 इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन सेंट एन एजुकेशन डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इंडिया इशूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच आउटलाइनिंग देखिए आपके आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। इट emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge। देखिए यहाँ पर क्या 1854 ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए आपको क्या कि 1854 ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने बाहरी लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ देखिए कि वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक यूरोपियन लर्निंग। इट said would enable the Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the end resource of a country, introducing them to European ways of life। would change their taste and desires and create a demand for British goods for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe। देखिए इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा एक बाहरी लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास को समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब उसके बाद आगे आपको यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या इसमें आगे यहाँ पर आपको कहा गया वुड देखिए यहाँ पर क्या कि वुड आपको यहाँ पर क्या वुड के यहाँ वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्गू दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। इट वुड देखिए यहाँ पर इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट एंड द सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपन। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल टू इन पीपुल ए सेंस
of duty and commitment to work, and nor could it develop the skills required for administration. Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British Education Department of the government were set up to extend control over all the matters regarding education. Steps were taken to establish a system of university education in 1857. While the Sepoy rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras, and Bombay. Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। अब देखिए आप एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिया गया। इस एक्टिविटी में आप यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें आपको इमेजिन यू आर लिविंग इन 1850 डिकेट्स। यू हियर, देखिए यू यहाँ पर क्या यू हियर ऑफ वुड्स डिस्पैच राइट अबाउट योर रिएक्शन। देखिए कल्पना कीजिए कि आप 1850 दशक में जी रहे हैं, आपने वुड के नीति पत्र वुड डिस्पैच के बारे में सुना है, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अब देखिए बम्बई यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी, यहाँ पर फिगर आपको दिया गया। 19वीं सदी बम्बई विश्वविद्यालय इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया। अब आगे हम देखिए क्या कि एन आर्गूमेंट देखिए क्या एन आर्गूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज की बात यहाँ पर किया गया है। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क यहाँ देखिए। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क्ड द फाइनल ट्रियम्फ ऑफ दोज हु अपोज ओरिएंटल लर्निंग। इट स्टेट वी मस्ट emphatically declare that the education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, services, philosophy and literature of European knowledge। देखिए 1854 वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान के विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। अब आगे हम देखिए आपको कहा गया, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन की बात आपके यहाँ पर किया गया है। द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन आपके यहाँ पर है। द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, देखिए नैतिक शिक्षा की मांग आपके यहाँ पर है। देखिए नैतिक शिक्षा की मांग आपको है, उसको देखिए द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। उससे पर एक फिगर यहाँ देख लीजिए, विलियम आपके फिगर आप यहाँ देखिए विलियम का यहाँ पर क्या ये फिगर आप यहाँ देख क्या विलियम कैरी, आपको विलियम कैरी वाज ए स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प एस्टेब्लिश द श्रीरामपुर मिशन। देखिए स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरी जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। अब आगे हम देखिए क्या कि द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की मांग। देखिए यहाँ पर नैतिक शिक्षा मांग की जरूरत है, हम देखिए। अब आगे हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि द आर्गूमेंट फॉर द प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया इन द 19th century। द मिशनरीज फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू अ क्रिश्चियन एजुकेशन। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें खास बात जो आपको कहा गया, इसमें खास आप ये देखिए क्या until 1800, देखिए until 1813 the East Company was opposed to missionary activities in India. It feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. Unable to establish an institution within British control territories, the missionaries set up a mission at Srimpur in an area under the control of the Danish East India Company. A printing press was set up in 1800 and a college established in 1818. अब देखिए over the 19th century missionary schools were set up all over India after 1857. However, the British government in India was reluctant to directly support missionary education. There was a feeling that any strong attack on local custom, practice, beliefs and religious ideas might enrage a native opinion.
यहाँ देखिए जो कहा गया कि 1800 यहाँ पे क्या कि 19वीं सदी में भारत की सक्रिय ईसाई प्रचारक 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जाए तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक क्षेत्र में सुधार लाना होता और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचार गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचार गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। देखिए ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंत श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों और मूल्य मान्यता और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। आगे आप यहाँ पे क्या एक आपके यहाँ पर क्या कि श्रीरामपुर कॉलेज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन नियर कलकत्ता यहाँ पे आपको दिया गया है। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज के यहाँ पे आपको यहाँ पर है। फिर आपको आगे हम देखिए एक और आपको है, देखिए व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल से आप देखिए क्या व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हासिल हुआ। स्थानीय पाठशालाओं का देखिए यहाँ पर क्या हासिल हुआ। देखिए यहाँ पर क्या कि डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टाउट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, हैव यू एवर वंडर वेदर दे वेंट टू स्कूल्स एंड इफ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर ब्रिटिश रूल। देखिए क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले कि यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि उसमें बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं। अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन तक उनका क्या हुआ। फिर आगे देखिए आप एक इमेज भी आपके यहाँ पर फिगर 8 आपका दिया गया। ए विलेज पार्सल आप देखिए एक यहाँ इमेज दिया गया है। ए विलेज पार्सल, दिस इज ए पेंटिंग बाय डच पेंटर फ्रांकोइस सैलुवियन who came to India in the late 18th century. He tried to depict the everyday life of people in his paintings. देखिए एक ग्रामीण पाठशाला, यह फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। आगे हम देखिए क्या कि द रिपोर्ट्स ऑफ विलियम, देखिए द रिपोर्ट्स ऑफ विलियम एडम की बात यहाँ पर की गई है। विलियम एडम की रिपोर्ट आप यहाँ देखिए, विलियम एडम की जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पर आपको देखिए। देखिए हम क्या कि इन द 1830 decades विलियम एडम ए स्कॉटिश मिशनरी देखिए toured the districts of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced in the is interesting. देखिए 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई में प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम फाउंड दैट देयर वर over 1 lakh pathshalas in Bengal and Bihar. These were a small institution with no more than 20 students each, but the local number of children being taught in these pathshalas was considerable, over 20 lakh. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher guru. देखिए एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। वो ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिन्हें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वालों बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशाला संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। अब आगे यहाँ पे कहा गया कि द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल, फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर present in the pathshala at the time. There were no fixed fee, no printed books, no separate schools building, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination, and no regular timetable. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village shop or temple, or at the guru's home. The fee depended on the income of parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral, and the guru decided what to teach. In accordance with the needs of the students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with groups of children with different levels of learnings.
अब हम देखिए जो आपको शिक्षा का तरीका, देखिए शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आप देखिए आज आप जिन चीज़ों की आप आज यहाँ देखिए क्या कि आज आप जिन चीज़ों की स्कूल से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने बच्चों की हाज़िरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने बच्चों की हाज़िरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशाला बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थी को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग स्तर के विद्यार्थी के साथ गुरु अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। Adam discovered that the flexible system was situated to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often work in the field. The Partha started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasant families could study. अब आगे देखिए एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के काफ़ी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए फसलों कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि असाधारण काश्तकार बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अब आगे यहाँ देखिए एक खास बात जो आपके यहाँ पर देखिए आपको क्या न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स आपके यहाँ पर देखिए नए नियम और नई दिनचर्या और नए नियम्स की बात यहाँ पर की गई है, उसको यहाँ पर देखिए। अब यहाँ आगे जो आपको कहा गया देखिए आप यहाँ पर क्या कि इसमें आपको जो कहा देखिए अप टू द मिड 19th century द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरी विथ हायर एजुकेशन, सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टेब्लिशिंग रूल्स, एंसुरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के बेहतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। हाउ वाज दिस टू बी डन? देखिए व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक? इट अपॉइंटेड a number of government pandits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task of the pandit was to visit the pathshalas and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. Teaching was not to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. Students were asked to pay a regular fee, attend a regular classes, and sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको क्या ये आपको इसके लिए क्या किया जा सकता था, इसके लिए क्या किया जा सकता था, हाउ वाज दिस टू बी डन मतलब क्या इसके लिए क्या किया जा सकता था। कंपनी ने क्या कदम उठाया? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल देखने का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशाला को दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से कक्षा में आए था, तय सीट पर बैठे देखिए 23 सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government aided and regulated पाठशालाज। देखिए द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स had another consequence in the earlier system. Children from poor peasant families had been able
able to go to Pathshala. Since the timetable was flexible, the discipline of the new system demanded regular attendance even during a harvest time when children of poor families had to work in the fields. Inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. अब आगे हम देखिए क्या कि देखिए इन नियमों देखिए नए नियमों पर चलने वाले देखिए नए नियमों पर चलने वाले सरकार नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों को पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाले पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इस नए नियम और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाठशाला जा सकते थे क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। अब देखिए द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन की बात यहाँ पर द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची यहाँ पर देखिए द राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची यहाँ देखिए मुद्दा देखिए यहाँ पर देखिए ब्रिटिश ऑफिसर वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इंडिया फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. They urged the British to open more schools, colleges and universities and spend some more money on education. You will read about some of these efforts in chapter 9. देखिए यहाँ पर क्या कि there were other Indians however who reacted against Western education. महात्मा गांधी and Rabindranath Tagore were two such individuals. Let us look at what they had to say. अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यसूची में देखिए केवल अंग्रेज अफसर भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आर्य बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों को मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलता शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च कर इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्ययनों में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। आइए देखें उनका क्या कहना था। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया इंग्लिश एजुकेशन। आपको यहाँ पर एक खास बात जो देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी की बात भी यहाँ पर किया गया उससे पहले वाले में। देखिए हम एक्टिविटी की जो बात करें उसको था देखिए इमेजिन यहाँ पे क्या इमेजिन यू वर बोर्न इन ए पुअर फैमिली इन द 1850s डिकेड हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्ड टू द कमिंग ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड पाठशालाज। देखिए यहाँ पर क्या कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। अब बताइए कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी राय क्या होगी, आपकी क्या राय होगी। देखिए दूसरा देखिए डिड यू नो दैट अबाउट 50% ऑफ द चिल्ड्रेन गोइंग टू प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बाय द टाइम दे आर 13 और 14। कैन यू थिंक ऑफ द वेरियस पॉसिबल रीजंस फॉर दिस एक्ट। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेने और बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुंचते पर स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस स्थिति कारण क्या है। अब आगे हम देखें क्या कि फिगर 9 में आपके यहाँ देखिए अरविंदो घोष क्या आपको है। देखिए श्री अरविंदो घोष आपको है इन स्पीच डिफर ऑन January 15, 1908 इन बॉम्बे। अरविंदो घोष स्टेटेड दैट द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज to awaken the spirit of nationality among the students. This required a contemplation of the heroic deeds of our ancestors. The education should be imparted in the vernacular so as to reach the largest number of people. Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fullest advantage of modern scientific discoveries and Western experiment in popular government. Moreover, the students should also learn some useful crafts so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving their schools.
अरबिंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरबिंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल्य के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। उसका आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें आपको जो इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर आपको जो कहा गया, देखिए इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। देखिए कि एनस्लेव्ड अस, इसका ये मतलब होगा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। और यहाँ देखिए क्या कि महात्मा गांधी आर्गूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। देखिए देयर वाज poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West. Indians educated in these institutions began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged students to leave education institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. देखिए यहाँ पर क्या महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। देखिए यहाँ पर इसके प्रभाव आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। देखिए महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विश्व भरा यह पापपूर्ण और इसने भारतीयों को दास बना दिया। इससे लोगों पर प्रभाव डाला। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थान को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के तैयार नहीं है फिर देखिए महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज आउट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग एजुकेशन इन इंग्लिश क्रीपर इंडियंस डिस्टेंसेड देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स। स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, देखिए डेस्पाइजिंग, देखिए यहाँ पर डेस्पाइजिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रीड टू द मासेज। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीय को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। देखिए वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग rather than oral knowledge. It valued textbook rather than lived experience and practical knowledge. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education. People had to work with their hands, learn a crafts and know how different things operate. This would develop their mind and their capacity to understand. अब हम देखिए क्या यहाँ देखिए महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित था। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है। शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ये शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करते हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। यहाँ पे एक इमेज आपको दिया गया। यहाँ पे इमेज देखिए, आपको जो इमेज आपके यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या इमेज आपके यहाँ पर है कि महात्मा गांधी along with कस्तूरबा गांधी sitting with रविन्द्रनाथ टैगोर and a group of girls at शांतिनिकेतन 1940। देखिए महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांतिनिकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं 1940 में। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पे क्या लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। यहाँ पे जो आपको कहा गया, देखिए लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। साक्षरता है शिक्षा, देखिए साक्षरता है शिक्षा नहीं है, साक्षरता है शिक्षा नहीं है, ये बात आपके यहाँ पर देखिए कहा गया है। फिर आपको देखिए महात्मा गांधी रोट द बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डूइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नॉट इवन द बिगिनिंग, इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। लिटरेसी इन itself is not education. I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicrafts and enabling it to produce from the moment it begins its training. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicrafts has to be taught, not merely mechanically has it done today, but scientifically. That is, the child should know the why and wherefore of every process is. देखिए शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत है। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, शिक्षा देखिए यहाँ पर क्या, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने का तैयार करूँगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है और प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिकी ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको है क्या कि एक यहाँ पर देखिए हैज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स स्प्रेड अदर थिंकर्स आल्सो बिगन थिंकिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय ब्रिटिश। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या कि जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ कई दूसरे विचारक भी एक ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल व भिन्न हो। अब देखिए टैगोर्स अबोर्ड, देखिए यहाँ पर क्या कि टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस मतलब क्या, टैगोर का शांति निकेतन जिसे बोलते हैं, टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस मतलब शांति घर, टैगोर का शांति घर। यहाँ पर देखिए क्या, देखिए मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड बाय हुम। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंडियन इंस्टीट्यूशन इन 1901. As a child, Tagore hated going to school. He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing. So while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. And the experience of this school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. Tagore felt that childhood ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. The teachers had to be imaginative, understand the child, and help the child develop her curiosity. According to the Tagore, the existing schools kill the natural desire of child to be creative and her sense of wonder. अब देखिए यहाँ पे जो कहा कि उसको समझने, देखिए आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चा मनचाहा कभी नहीं कर पाता था। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था करे और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो, और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं।
अब आगे यहाँ पे एक इमेज आपके यहाँ पे देखिए आपको दिया गया, ये इमेज आपके यहाँ पर देखिए, इमेज अब है वो किसका है, इसमें देखो आप फिगर 11 में क्या, एक क्लास इन प्रोग्रेस इन शांतिनिकेतन इन द 1930s डिकेड। देखिए नोटिस द सराउंडिंग्स द ट्रीज एंड ओपन स्पेसेज। यहाँ पर आपको क्या देखिए, क्या शांतिनिकेतन एक कक्षा चल रही 1930 का दशक आपको यहाँ पर है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह आपको है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या, आप देखिए टैगोर वाज वन, देखिए यहाँ पर जो आपको कहा उसको यहाँ पर आपको आगे देखिए यहाँ पर Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. So he chose to set up his school 100 kilometers away from Kolkata in a rural setting. He saw it has an abode of peace, Santiniketan, where living in harmony with nature, children could cultivate their natural creativity. In many sense, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. There were however differences too. गांधी जी यहाँ पर क्या, गांधी जी was highly critical of Western civilization and combined elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. He emphasized the need to teach science and technology at Santiniketan along with art, music, and dance. Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national institution in a national educational system could be fashioned. Some wanted change within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include a wider section of people. Others urged that alternative system to be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was truly national and truly national? The debate about what this nation educate what the debate about what this national education ought to be continued till after independence. देखिए यहाँ पर क्या कि बहुत सारे मानव टैगोर और महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता मेघा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों के एवं प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस पर बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरफ फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। उन कौन तय करेगी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बात स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। अब आगे एक फिगर आपके यहाँ देखिए क्या है, फिगर 12 आपके यहाँ पर शो किया, उसको देखिए यहाँ पर फिगर 12 में क्या कि कोयम्बटूर यहाँ पर क्या देखिए चिल्ड्रन प्लेइंग यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन प्लेइंग इन ए मिशनरी स्कूल इन कोयम्बटूर अर्ली 20th century by the mid 19th century. School for girls were being set up by Christian missionaries and Indian Reform Organization. अब देखिए क्या कि उद्योग कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी के प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सहवादी संगठन लड़कियों के स्कूल खोलने लगे थे। अब आगे यहाँ पर आपको है एल्सवेयर की बात यहाँ पर आपको कि एल्सवेयर यहाँ पर देखिए आपको क्या एल्सवेयर के अंतर्गत देखिए आपको क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कि एजुकेशन हैज ए सिविलाइजिंग मिशन। देखिए क्या सभ्य करने के लिए शिक्षा आप देखिए यहाँ पे क्या कि अनटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ द एजुकेशन एक्ट इन 1870 देखिए देयर वाज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन हैज ए होल फॉर मोस्ट ऑफ द 19th century. Child labor being widely prevalent, poor children could not be sent to school for their earning was critical for the survival of the family. The number of schools was also limited to those run by the church or set up by the wealthy individuals. It was only after the coming into force of Education Act that schools were opened by the government and compulsory schooling was introduced. One of the most important educational thinkers of the period was Thomas Arnold, who became the headmaster of the private school Rugby, favoring a secondary school curriculum which had a detailed study of Greek and Roman
the class written 2000 years earlier, he said. यानी कि क्या 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने की उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। थॉमस अर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण और शैक्षणिक विचारों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल के पाठ्यक्रम 2000 साल पुराने ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, it has always seemed to me one of the great advantage of the course of study generally pursued in our English schools that it draws our mind so continually to dwell upon the past. Every day we are engaged in studying the language, the history, and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago. Arnold felt that a study of the classic discipline and the mind. In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and needed to be controlled. To become civilized adults, they needed to understand society's notion of right and wrong, proper and improper behavior. Education, especially on one which discipline their minds, was meant to guide them on this path. Can you suggest how such ideas might evolve into influence thinking about education of the poor in England and of natives in the colonies? अब आगे देखिए कि और नोट यहाँ पे क्या है कि मुझे थॉमस अर्नोल्ड यहाँ पर जो आपको कहा गया कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हमारे भाषा इतिहास और कुछ साल पहले हज़ारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षकों की मान्यता, शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। सब वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों इंग्लैंड में गरीब उपनिवेशों में देशी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? अब यहाँ पर लेट्स इमेजिन के देखिए यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए इमेजिन यू वर विटनेस टू ए डिबेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड मैकॉले ऑन इंग्लिश एजुकेशन, राइट ए पेज ऑन द डायलॉग यू हर्ड। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा महात्मा गांधी और मैकॉले के बीच चर्चा चल रही है और आप ध्यान सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में लिखिए कि दोनों क्या कर रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ से चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है।